नमस्ते और स्वागत है। जीवन की उत्पत्ति कैसे हुई? ये एक ऐसा सवाल है जो इंसानी इतिहास का सबसे बड़ा और गहरा सवाल है। आज हम इसे ही समझने की कोशिश करेंगे। हमारी जीवन के अस्तित्व की कहानी कैसे बनी? ये एक ऐसे सफ़र की कहानी है जो अनंत रातों और असीम समय के बाद जीवन की पहली किरण तक पहुंचा। आज हम इस कहानी की एक एक परत खोलेंगे, पृथ्वी के वातावरण से लेकर एक छोटी कोशिका के जीवित होने तक और फिर इंसानी सभ्यता तक। तो चलिए इस अनोखे सफ़र की शुरुआत करते हैं। अर्थ का इनिशियल माहौल। शुरुआती रूप में धरती एक मोल्टेन बॉल थी, पूरी तरह से तपते हुए लावे और गर्म गैसेस का एक गोला। यहाँ कोई ठोस जमीन नहीं था, सिर्फ पिघलते हुए पत्थर थे। हर जगह वोल्केनिक इरप्शंस हो रहे थे और धरती की सरफेस लगातार बदल रही थी। इस समय धरती के आसपास एक एटमॉस्फेयर तो था, लेकिन हमारी आज की हवा जैसे नहीं था। धरती का पहला एटमॉस्फेयर मेनली कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, अमोनिया और वाटर वेपर से बना था। ऑक्सीजन जो आज हमारी ज़िंदगी का आधार है, उस समय बिल्कुल नहीं था। ये हवा इंसानी या किसी भी प्राणी के जीने के लिए नहीं था, पॉइजनस गैसेस से भरा हुआ था। ठंडा होने का सफ़र कुछ मिलियन सालों बाद शुरू हुआ। धरती धीरे धीरे ठंडी होने लगी। कूलिंग के कारण क्रस्ट यानी धरती का सबसे ऊपरा परत बना। ये क्रस्ट पहली ठोस जमीन थी। साथ ही पानी की भाप कंडेंसेट होकर बारिश की बूंदों में बदलने लगी। ये बारिश लगातार हजारों सालों तक चलती रही, जिसने ओशियंस यानी समुद्र बनाए। समुद्र ही वो जगह बनी जहाँ जीवन का पहला कदम रखा गया। इस समय धरती का माहौल में हाई एनर्जी इवेंट्स जैसे बिजली चमकना और सूर्य से आने वाली अल्ट्रा वायलेट रेडिएशंस काफ़ी कॉमन थे। ये हाई एनर्जी कंडीशंस केमिकल रिएक्शंस के लिए एक आइडियल माहौल तैयार कर रही थी, पर अभी तक धरती पर कोई जीवन नहीं था। सिर्फ केमिकल एलिमेंट्स और उनका इंटरेक्शंस हो रहा था। जब धरती पर ओशियंस बने तब ये सिर्फ पानी से भरे हुए नहीं थे। ये समुद्र एक तरह का प्राइमोर्डियल सोप के रूप में था, एक ऐसी मिक्सी जिसमें कई तरह के केमिकल कंपाउंड्स और एलिमेंट्स मौजूद थे। ये एलिमेंट्स जैसे कि कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन जिंदगी के लिए ज़रूरी थे। समुद्र में लगातार कुछ यूनिक रिएक्शंस हो रहे थे, लेकिन उन रिएक्शंस को होने के लिए एनर्जी की ज़रूरत थी, जो उन्हें मिला। लाइटनिंग की चमक, वोल्केनिक एक्टिविटी और अल्ट्रा वायलेट रेज ने एनर्जी प्रोवाइड की, जो छोटी मॉलिक्यूल्स को कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स में बदलने लगी। ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स का मतलब है वो कंपाउंड जो कार्बन के बेस पर बनते हैं, जिनमें अमोनिया एसिड जो प्रोटीन्स के बिल्डिंग ब्लॉक्स होते हैं और न्यूक्लिक एसिड जो डीएनए और आरएनए का हिस्सा हैं। 1953 में स्टैनली मिलर और हैरोल्ड यूरे ने एक एक्सपेरिमेंट करके ये दिखाया कि धरती के प्राचीन माहौल जैसे कंडीशन में अमोनिया एसिड का सिंथेसिस यानी उत्पत्ति हो सकता है। उन्होंने मीथेन, अमोनिया, वाटर वेपर और बिजली का उपयोग किया और ये प्रूफ किया कि कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स अपने आप बन सकते हैं। ये समझना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि ये ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स ज़िंदगी के लिए बिल्डिंग ब्लॉक्स के रूप में काम करते हैं। ये मॉलिक्यूल्स समुद्र में एक जगह जमा होने लगे, जैसे एक सोप में इंग्रेडिएंट्स इकट्ठा होते हैं, इसलिए इसे प्राइमोर्डियल सोप कहा जाता है। इस स्टेज तक धरती पर कोई ज़िंदगी नहीं थी, लेकिन पहले स्टेप की नींव रखी जा चुकी थी। ये मॉलिक्यूल्स एक दूसरे के साथ मिलते और नए कॉम्बिनेशंस बनाते। ये प्रोसेस कई हज़ारों सालों तक चलता रहा और धीरे धीरे कुछ मॉलिक्यूल्स अपने आप को रेप्लिकेट करना, मतलब अपना कॉपी बनाने की क्षमता डेवलप करने लगे। प्राइमोर्डियल सोप के रूप में धरती के समुद्र का एक केमिकल लेबोरेटरी बन गया था, जहां कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स बने। ये मॉलिक्यूल्स जीवन के बिल्डिंग ब्लॉक्स बन गए और उन्होंने ज़िंदगी के अगले कदम के लिए रास्ता तैयार किया। अब हम समझते हैं प्रोटोसेल्स के बारे में, जो जीवन के आगे बढ़ने में एक नया स्टेप था। प्रोटोसेल्स वो पहले जीवन जैसे स्ट्रक्चर होते हैं जो ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल से बने होते हैं। ये सेल्स के बेसिक कंपोनेंट्स जैसे मेम्ब्रेन और जेनेटिक मटेरियल को इंक्लूड करते हैं, लेकिन ये अभी पूरी तरह से जीवन नहीं होते। प्रोटोसेल्स का एक और स्टेप माना जाता है जीवन के विकास में।
जब प्राइमोर्डियल सॉल्व में ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स बन चुके थे, तभी धरती पर एक और रेवोल्यूशनरी स्टेप हुआ, प्रोटोसेल्स का फॉर्मेशन। ये प्रोटोसेल्स जिंदगी की शुरुआत के पहले साइन थे। आइए समझते हैं ये कैसे हुआ। ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स जैसे कि लिपिड पानी के समुद्र में इकट्ठा होने लगे। लिपिड की एक यूनिक प्रॉपर्टी है, ये पानी के साथ इंटरेक्ट करते हैं और अपने आप एक प्रोटेक्टिव लेयर यानी मेम्ब्रेन बनाते हैं। मेम्ब्रेन का मतलब है एक ऐसी परत जो किसी चीज को अंदर या बाहर जाने से रोक सके। ये प्रोटोसेल्स के लिए एक ज़रूरी स्टेप था क्योंकि उन्होंने मॉलिक्यूल्स को एक जगह बांध दिया। प्रोटोसेल्स उन प्राइमेटिव सेल्स का प्रोटोटाइप थे जो एक दिन लिविंग सेल्स बन गए। ये प्रोटोसेल्स के अंदर ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स का एक सिंपल सिस्टम था जो एनर्जी को स्टोर करने और कुछ बेसिक्स केमिकल करने में मदद करता था। अभी तक ये जिंदा सेल्स नहीं थे, लेकिन इन्होंने वो फ्रेमवर्क तैयार किया जो आगे चलकर जीवन के रूप में लाने वाला था। प्राइमोर्डियल सॉल्व के कुछ मॉलिक्यूल्स जैसे कि आरएनए, राइबोन्यूक्लिक एसिड अपने आप को रेप्लिकेट करने लगे। सेल्फ रेप्लिकेशंस का मतलब है अपने जैसे एक और मॉलिक्यूल्स बनाना। ये एक बड़ी बात थी क्योंकि इसी प्रोसेस के कारण जीवन की कंटिन्यूटी बनी। आरएनए आज भी जिंदगी के लिए एक ज़रूरी मॉलिक्यूल्स है। प्रोटोसेल्स ने अपने आसपास से एनर्जी ऑब्जॉर्ब करके यूज़ करना सीखा। यही एनर्जी उनके अंदर होने वाली रिएक्शंस को चालू रखती थी। इस प्रोसेस को मेटाबॉलिज्म का बेसिक फॉर्म के रूप में देखा जा सकता है। मेटाबॉलिज्म का मतलब है एक लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर एनर्जी का उपयोग करने और ट्रांसफॉर्म करने की प्रक्रिया। इसका कोर मैसेज ये है कि प्रोटोसेल्स वो पहले कदम थे जिसमें मॉलिक्यूल्स ने एक प्रोटेक्टिव बाउंड्री बनाई और अपने आप को रेप्लिकेट करना सीखा। ये लिविंग सेल्स के जन्म की तरफ एक महत्वपूर्ण घटना थी जिसमें मॉलिक्यूल्स अपने आप को ऑर्गेनाइज करने लगे और एनर्जी का उपयोग करने लगे। अब जीवन के सफ़र में एक और घटना घटी जो समझना बहुत ज़रूरी है, जो है अबायोजेनेसिस। अबायोजेनेसिस का मतलब है नॉन लिविंग चीज़ों से लिविंग ऑर्गेनिज्म का जन्म। ये वो स्टेज था जिसमें पहली बार मॉलिक्यूल्स एक ऐसी सिस्टम में बदले जो अपने आप सरवाइव कर सकें और रिप्रोड्यूस कर सकें। अबायोजेनेसिस ने ज़िंदगी की शुरुआत को एक कॉन्क्रीट रूप दिया। इस स्टेज में आरएनए मॉलिक्यूल्स ने एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। आरएनए एक ऐसा मॉलिक्यूल्स है जो जेनेटिक इंफॉर्मेशन जैसे डीएनए करता है को स्टोर कर सकता है और केमिकल्स रिएक्शंस को स्पीड अप करने में मदद कर सकता है। मतलब आरएनए मॉलिक्यूल्स ने पहला कोड और टूल्स दोनों काम किया। ये सेल्फ रेप्लिकेटिंग मॉलिक्यूल्स बन गए जो अपने आप की कॉपी बनाना शुरू करने लगे। अबायोजेनेसिस में 3 चीज़ें ज़रूरी थीं: जेनेटिक मटेरियल, मेम्ब्रेन और मेटाबॉलिज्म। जेनेटिक मटेरियल जैसे आरएनए मॉलिक्यूल्स जो इन्फॉर्मेशंस को पास कर सकें, मेम्ब्रेन जैसे लिपिड बाइलेयर जो प्रोटोसेल्स के अंदर सब कुछ ऑर्गेनाइज रखें, और तीसरा मेटाबॉलिज्म, बेसिक्स केमिकल रिएक्शंस जो एनर्जी प्रोवाइड करें और मॉलिक्यूल्स के ब्रेकडाउन और सिंथेसिस को संभालें। जब ये 3 चीज़ें एक जगह आई तब लिविंग सेल्स का पहला रूप बना। ये पहला सेल्स था जिसे हम प्रोकैरियोटिक्स कहते हैं, जो सबसे सिंपल सेल्स थे। इनमें न्यूक्लियस जो डीएनए को स्टोर करते हैं वो नहीं थे, लेकिन इन्होंने बेसिक मेटाबॉलिज्म एक्टिविटी और रेप्लिकेशंस करना शुरू कर दिया। ये सेल्स ओशियंस के अंदर जहाँ कंडीशंस स्टेबल थी सर्वाइव करते थे। ये सेल्स ग्रेजुअली अपने इन्वायरमेंट के हिसाब से एडप्ट होने लगे। एडेप्टेशंस का मतलब है अपने आप को बदलते माहौल के हिसाब से ढालना। इसी एडेप्टेशंस के कारण सेल्स इवॉल्व होकर कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म का बेस बन गए। अबायोजेनेसिस का कोर मैसेज ये है कि अबायोजेनेसिस एक मिरेकलस प्रोसेस था जिसमें नॉन लिविंग प्रोसेस ने लिविंग सेल्स का रूप लिया। आरएनए मॉलिक्यूल्स, प्रोटेक्टिव मेम्ब्रेन्स और एनर्जी यूटिलाइजिंग सिस्टम ने मिलकर जिंदगी का पहला कदम सेव किया। ये प्राइमेटिव सेल्स आगे चलकर हर प्राणी के अंदर बने। अबायोजेनेसिस के बाद धरती पर प्राइमेटिव सेल्स का विकास हुआ, लेकिन एटमॉस्फेयर अभी भी जिंदगी के लिए उतना सपोर्टिव नहीं था। फिर एक महत्वपूर्ण घटना हुई जो धरती के माहौल और जीवन दोनों को हमेशा के लिए बदल देने वाली थी। फोटोसिंथेसिस की शुरुआत होना और एटमॉस्फेयर में ऑक्सीजन का आना। फोटोसिंथेसिस का जन्म लगभग 3.5 बिलियन साल पहले
एक खास प्रकार के बैक्टीरिया जिसे क्यानोबैक्टीरिया कहते हैं प्रकट हुए। क्यानोबैक्टीरिया फोटोसिंथेसिस करने वाले पहले ऑर्गेनिज्म थे। फोटोसिंथेसिस एक प्रक्रिया है जिसमें प्राणी सूर्य की रोशनी का उपयोग करके एनर्जी और ऑक्सीजन बनाते हैं। इस प्रोसेस में उन्होंने कार्बन डाइऑक्साइड, पानी का उपयोग करके ग्लूकोज और ऑक्सीजन बनाने लगे। फोटोसिंथेसिस के कारण एटमॉस्फेयर में धीरे धीरे ऑक्सीजन का लेवल बढ़ने लगा। इस घटना को ग्रेट ऑक्सीडेशन इवेंट कहा जाता है, जो लगभग 2.5 बिलियन साल पहले हुआ। ऑक्सीजन एक बाई प्रोडक्ट था, लेकिन ये धरती के जीवन के लिए एक गेम चेंजर साबित हुआ। शुरुआती सेल्स ऑक्सीजन के बिना सरवाइव करते थे, जिन्हें एनारोबिक कहते हैं, लेकिन ऑक्सीजन के आने के बाद नए सेल्स ने ऑक्सीजन का उपयोग करना सीखा। ऑक्सीजन का यूज़ करके एनर्जी को ज़्यादा इफिशिएंट जनरेट करने की प्रोसेस को एरोबिक रिस्पिरेशन कहते हैं। यही नए एरोबिक सेल्स कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म का विकास का आधार बने। और जब ऑक्सीजन का लेवल बढ़ने लगा तब धरती पे कई सारे बदलाव आने लगे, जैसे कि एटमॉस्फेयर में बदलाव हुआ और धरती के एटमॉस्फेयर से ज़्यादा स्टेबल और जीने के लिए सपोर्टिव बन गए, और ओजोन लेयर का निर्माण हुआ। ऑक्सीजन का एक फॉर्म O3 ने ओजोन लेयर को बनाया, जो हार्मफुल यूवी रेडिएशन से धरती को सुरक्षित करता है। और कॉम्प्लेक्स लाइफ फॉर्म का जन्म हुआ। ज़्यादा एनर्जी के कारण सेल्स और ज़्यादा कॉम्प्लेक्स होने लगे और मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म का विकास का रास्ता बना। ऑक्सीजन रेवोल्यूशन का एक महत्वपूर्ण कदम था, जिसमें क्यानोबैक्टीरिया के फोटोसिंथेसिस ने धरती के एटमॉस्फेयर को ऑक्सीजन से भर दिया। इस ऑक्सीजन ने न सिर्फ नए एरोबिक जीवन का जन्म दिया, बल्कि धरती पे कॉम्प्लेक्स और डाइवर्स जीवन के लिए एक फाउंडेशन रखा। ऑक्सीजन रेवोल्यूशंस के बाद धरती का माहौल में स्टेबिलिटी और एनर्जी की अवेलेबिलिटी बढ़ने लगी। इसने जीवन को एक नए रूप में इवॉल्व करने का मौका दिया, एक सिंगल सेल से मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म तक का सफ़र। यही जीवन की कॉम्प्लेक्सिटी और डाइवर्सिटी का शुरुआती टाइम था। शुरुआती जीवन सिंगल सेल्स ऑर्गेनिज्म थे, जिन्हें प्रोकैरियोटिक्स कहते हैं, लेकिन धीरे धीरे कुछ सेल्स ने एक साथ ग्रुप में रहना शुरू किया। इन ग्रुप ने मिलकर एक कोऑर्डिनेट सिस्टम बनाया, जहां अलग अलग सेल्स ने अलग अलग काम करना शुरू किया। इसी कोऑर्डिनेशन से मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म का जन्म हुआ। प्रोकैरियोटिक के बाद यूकैरियोटिक सेल्स प्रकट हुए। ये एडवांस सेल थे जिनके अंदर न्यूक्लियस और ऑर्गेनील जैसे माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट होते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में आपने सुना होगा, दिस इज द पावर हाउस ऑफ सेल। माइटोकॉन्ड्रिया ने सेल्स को एनर्जी एफिशिएंटली जनरेट करने की क्षमता दी, और क्लोरोप्लास्ट ने फोटोसिंथेसिस को और बेटर बनाया। लगभग 1 बिलियन साल पहले मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म प्रकट होने लगे। इन ऑर्गेनिज्म में सेल्स एक साथ मिलकर काम करते थे, जैसे कि अलग अलग सेल्स अलग अलग फंक्शंस के लिए स्पेशलाइज्ड होने लगे, जैसे प्रोटेक्शंस के लिए स्किन सेल और एनर्जी के लिए मसल सेल्स। और इन सेल के बीच कोऑर्डिनेशंस ने इन्हें ज़्यादा इफेक्टिव बनाया। लगभग 540 मिलियन साल पहले एक महत्वपूर्ण घटना हुई, जिसे कैम्ब्रियन एक्सप्लोजन कहते हैं। इस पीरियड में जीवन की डाइवर्सिटी असंभव स्पीड से बढ़ने लगी। पहली बार कॉम्प्लेक्स लाइफ फॉर्म जैसे प्लांट्स, एनिमल्स और फंगी प्रकट हुए। इस पीरियड में पहली मछलियाँ बनी, आर्थ्रोपॉड्स इंसेक्ट्स के एक एंसेस्टर हैं वो बने, और पहले प्लांट्स ने ओशियंस के बाद ज़मीन पर आना शुरू किया। मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म ने हर प्रकार के इन्वायरमेंट में एडेप्ट करना शुरू किया। ऑक्सीजन के बाद ज़मीन और हवा तक जीवन का प्रसार हर जगह होने लगा। प्लांट्स, एनिमल्स और माइक्रो ऑर्गेनिज्म ने धरती के इकोसिस्टम को बैलेंस करने में मदद की। इसका कोर मैसेज ये है कि मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म का जन्म एक इवोल्यूशनरी माइलस्टोन था, जिसमें सेल्स ने मिलकर ज़्यादा कॉम्प्लेक्स और फंक्शनली सिस्टम बनाया। कैम्ब्रियन एक्सप्लोजन ने ज़िंदगी की डाइवर्सिटी को और बढ़ावा दिया, जिसमें नए प्राणी और प्लांट्स प्रकट हुए जो धरती के हर कोने में फैल गए। मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म के विकास के बाद एक और महत्वपूर्ण कदम था। पानी में शुरू होने वाला जीवन धरती के ज़मीन पर आने लगा।
ये ट्रांजिशंस धरती के इकोसिस्टम को बदलने और नए इन्वायरमेंट में अडॉप्ट करने की शुरुआत थी। लगभग 500 मिलियन साल पहले पहले प्लांट्स ओशियंस के सैलो रीजन में से ज़मीन पर आए। इस प्रक्रिया में उन्होंने कुछ इम्पोर्टेंट एडेप्टेशंस किए, जैसे कि रूट का विकास किया। प्लांट्स ने ज़मीन के अंदर रूट्स बनाए जो न्यूट्रिएंट्स और पानी को एब्जॉर्ब कर सके। और दूसरा एडेप्टेशन था वैक्सिंग कोटिंग का। ये उनकी लीव्स और स्टेम पर डेवलप हुई, जो पानी के लॉस को रोकने के लिए ज़रूरी थी। और तीसरा था वैस्कुलर सिस्टम, एक ऐसा सिस्टम जो पानी और न्यूट्रिएंट्स को पूरी प्लांट में ट्रांसपोर्ट कर सके। ये प्लांट्स काफ़ी छोटे और सिंपल थे, लेकिन उन्होंने ज़मीन पर कार्बन डाइऑक्साइड को ऑब्जॉर्ब करके ऑक्सीजन रिलीज़ करना शुरू किया, जो ज़मीन के माहौल को और सपोर्टिव बनाने लगा। और लगभग 375 मिलियन साल पहले कुछ वाटर ड्वेलिंग एनिमल्स जैसे फिश ने ज़मीन पर एडप्ट करना शुरू किया और उनमें एवोल्यूशंस होने लगे, जैसे कि लंग्स का विकास। कुछ ऑर्गेनिज्म ने गिल्स के साथ लंग्स डेवलप किए जो ज़मीन की हवा से ऑक्सीजन ऑब्जॉर्ब करने में मददगार थे। और फिन्स से लिम्स का विकास हुआ। पानी में रहने वाले कुछ फिश जैसे टिकटलिक ने फिन्स को डेवलप करके लिम्स बनाए जो ज़मीन पर चलने का काम आए। और स्किन्स का भी एडेप्टेशंस हुआ। ज़मीन के ड्राई इन्वायरमेंट के लिए उनकी स्किन्स थिक और मॉइस्चर लॉस रेजिस्टेंस बनने लगी। पहले एनिमल्स एम्फीबियंस थे जो पानी और ज़मीन दोनों में सर्वाइव कर सकते थे। ये ट्रांजिशनल ऑर्गेनिज्म थे जो आगे चल के रेप्टाइल्स, बर्ड्स और मैमल्स का बेस बने। ज़मीन पर प्लांट्स और एनिमल्स के आने से एक नई इकोलॉजिकल बैलेंस हुई। पहला कि प्लांट्स ने ऑक्सीजन प्रोड्यूस करना और कार्बन डाइऑक्साइड ऑब्जर्व करना शुरू किया। एनिमल ने प्लांट्स को कंज्यूम करके फूड चेन को डेवलप किया। और डिकम्पोजर्स जैसे कि फंगी और बैक्टीरिया ने न्यूट्रिएंट्स को रिसाइकल करने का काम करना शुरू किया। ज़मीन पर सर्वाइवल करना आसान नहीं था। पानी की कमी, ग्रेविटी का इम्पैक्ट और ज़मीन के ड्राई इन्वायरमेंट के कारण ऑर्गेनिज्म को नए एडेप्टेशंस करने पड़े। ये चैलेंजेस इवोल्यूशंस के लिए कैटलिस्टिक बना, जिनका कारण ऑर्गेनिज्म ज़्यादा कॉम्प्लेक्स और डाइवर्स बन गए। पानी से ज़मीन तक का सफ़र एक एवोल्यूशनरी मिरेकल था। प्लांट और एनिमल के नए एडेप्टेशंस ने धरती पर एक थ्रिविंग इकोसिस्टम बनाया। ये ट्रांजिशंस धरती के जीवन के कॉम्प्लेक्सिटीज़ और डाइवर्सिटीज़ को बदलने का एक महत्वपूर्ण कदम था। तो इस तरफ ज़िंदगी कुछ केमिकल रिएक्शंस और नॉन लिविंग चीज़ों से लिविंग चीज़ों में बदला और सेल्स बने, और एक सेल से फिर इतनी कॉम्प्लेक्स लाइफ्स बन गई। अब आखिर में मैं एक बात आपसे कहना चाहता हूँ कि ज़रा सोचिए कि कितनी सारी घटनाएं और इत्तेफाक हुए हैं, तब हम जाकर यहाँ इस मोड़ पर खड़े हैं। अगर एक भी कदम गलत हो जाता तो शायद हमारा वजूद ही नहीं होता। इसलिए ज़िंदगी बहुत अनमोल है। हर दिन इसे खुल के जीने की कोशिश कीजिए। संघर्ष तो ज़िंदगी का हिस्सा है और आप इससे दूर नहीं भाग सकते। इसलिए समझदारी इसी में है कि संघर्ष करते करते ज़िंदगी का मजा लें। तो आज के लिए बस इतना ही था। अगर आपको किसी और टॉपिक पे पॉडकास्ट चाहिए तो आप हमें कमेंट सेक्शंस में बता सकते हैं। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए और ज़िंदगी जीते रहिए। मैं मिलता हूँ आपसे अगले एपिसोड में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। मेरा नाम है आकाश कुमार।